मुंबई, अंधेरी पश्चिम की निवासी और गायिका ज्योति लांबा 37 ने प्यार में मिले धोखे और न्याय की लड़ाई को लेकर शुक्रवार को अंधेरी पूर्व में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उपेश ठक्कर नामक व्यक्ति ने उनसे हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बावजूद अब पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। ज्योति लांबा ने कहा कि मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। जब शादी हुई है तो मुझे पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कानून से मदद चाहिए। आज मैं दर दर भटक रही हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भावुक स्वर में ज्योति ने कहा, हमारा यह मामला एक बार फिर रिश्तों में धोखे और महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए मैडम, आपका नाम बताइए और आपके साथ में क्या बीती हुई है, क्या कहना चाहते हो आप? मेरा नाम ज्योति लांबा है। शादी के बाद ज्योति उपेश ठक्कर मेरा नाम है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने एग्री किया। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे वाइफ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो मुझे वाइफ नहीं मानता तो मेरे साथ गलत ही हुआ थोड़ा है। शुरू से बताइए कि क्या हुआ, मतलब किस पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ? उपेश ठक्कर, उपेश हसमुख लाल ठक्कर उसका नाम है। अहमदाबाद का बिजनेसमैन है वो मुझे मिला था मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे। वहाँ पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारी दोस्ती हुई और ये 1.25 साल 1.5 साल हम लोग कांटेक्ट में थे। फिर वो 2023 में फरवरी में मेरे घर के नीचे आया। उसने मुझे शादी के लिए बोला तो मैंने बोला ठीक है, तुम तो शादीशुदा हो। तो उसने बोला नहीं, हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, पेपर आ जाएंगे। फिर 2024 में वापस वो मुझसे मिलने आया। फ़ोन पे हम लोग कंटिन्यू बात करते थे, मतलब 10-10 8-8 घंटे 6-6 घंटे डेली एवरीडे हमारे बात होता था। फिर उसके बाद वो आया तो उसने बोला कि पेपर आने वाले हैं और मुझे शादी करनी है। 3 अप्रैल को 2024 में उसने आके मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने उससे पेपर मांगे तो उसने बोला पेपर आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के अंदर ही, आप शादी कर लो उसकी, क्योंकि मुझे मई में जाना है बाहर बिजनेस ट्रिप में। तो ऐसे करके उसने अपनी वाइफ से भी मेरी बात कराई और उसकी वाइफ से मैं मिली भी हूँ मई में उसकी वाइफ से और उसकी भाई की वाइफ से, दोनों से मिली हूँ मई में अहमदाबाद में। उसके बाद यहाँ पे शादी हुई। शादी वाले दिन भी उसने पेपर नहीं लाया तो उसने बोला था शादी से पहले पेपर ले आऊँगा, मैं शादी में आ रहा हूँ, मैं पेपर लेके आऊँगा। उससे पहले पूजा भी हुई है। वो बोलता है कि ज़बरदस्ती शादी हुई। वो 11 तारीख को पूजा भी करके गया है यहाँ पे आके, वो भी फ़ोटोज़ है हमारे पास कि शादी से पहले ग्रह शांति की जो पूजा होती है वो भी हुई है हम दोनों की। उसके बाद वो शादी के लिए हल्दी के लिए आया। हल्दी और शादी साथ में हुई है हमारी। और उसके बाद में वो वहाँ से 22 तारीख को गया तो उसका बिजनेस उधर है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को आना जाना पड़ता है, उधर शिफ्ट करते हैं। और मैंने भी एग्री किया कि शादी करी है तो मेरे को भी आपके साथ ही रहना है। ऐसा करके उन्होंने मई में उधर स्कूल ढूंढे बच्चों के। मैं मई में उधर गई, घर देखा, स्कूल देखा, फिर हमने डन किया। स्कूल डन होने के बाद हमने फ्लैट डन किया। फिर 8 जून को वो मुझे लेने आया। 8 जून को हम लोग शिफ्ट हुए। 9 तारीख को हम लोग यहाँ से गए। 8 जून को यहाँ पे था। बोला लास्ट दिन है, आप घूम लो फिर लो, अपने दोस्तों से मिल लो, फिर पता नहीं कब होगा आना। तो ऐसा करके 8 तारीख को वो मेरे साथ ही था लेमेंट्री होटल में अंधेरी में, क्योंकि मेरा सामान तो शिप पैक करके भिजवा दिया था। तो हम दोनों लेमेंट्री में थे। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जून में उधर शिफ्ट हो गए 2024 में। तो ऐसा करके अच्छे से रह रहा था। अगस्त में मुझे पता चला कि भाई उसने डिवोर्स नहीं फाइल किया, क्योंकि मैं उससे पेपर मांग दी थी। जब उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया वो झूठ बोल रहा है, उधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, तो हमारे झगड़े होने लगे। मैं उसको बोलती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, पेपर दो, क्योंकि मैं भी फंस चुकी थी। मेरे बच्चों का स्कूल बोर्ड चल रहे हैं, वहाँ पे मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। उसकी वाइफ से भी मेरी बात कराता रहा कंटिन्यू। उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती गई। फिर उसने आना बंद कर दिया। 15 दिन नहीं आता, 15 दिन बाद फिर आता, फिर कभी 10 दिन नहीं आता। फिर लास्ट में नवंबर के बाद उसने दिसंबर 6 को आया था। फिर सीधा एक एक महीने का गैप देने लगा। फिर 24 को आया। तब मुझे पता चला कि वो बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, स्विट्ज़रलैंड गया था वो। 27 को मेरे घर से ही गया था। उस वजह से हमारे झगड़े बढ़ते चले गए। तो उसके बाद जनवरी में उसने फिर यही कर दिया कि मुझे नहीं रहना है, ऐसा वैसा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ पे अकेली पड़ गई। वहाँ मेरा कोई नहीं था उपेश ठक्कर के अलावा, मेरे बच्चे और मैं। और बच्चों के बोर्ड्स थे, मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने झूठा झूठा मुझे अपने दोस्त से कॉल करवाया। वो मुझे मैसेज भी, उपेश ने खुद ही बोला था कि आप उससे बात करो। उसके दोस्त से बात किया तो उसने बोला कि हम एक फैमिली मीटिंग रखते हैं, कि उसके चाचा वगैरह को नहीं पता चला, पता नहीं था, अभी पता चला है करके। तो एक फैमिली मीटिंग करते, उसमें सब सेटल हो जाएगा कि आप दोनों का घर बस जाएगा। उसके घर वालों को अगर जैसे चाचा वगैरह को पता चलता है तो मैंने बोला ठीक है। उन लोगों ने टिकट कराई मेरी फैमिली की, मेरी सिस्टर, बड़ी वाली, छोटी वाली, हम चारों सिस्टर, और जिसने शादी मैनेज की थी एस्ट्रोलॉजर, वो भी आई थी उधर वो मीटिंग में। वो मीटिंग में मुझे बोला गया कि पहले तो ये बोला उसके चाचा ने, इसने गलती करी है, इसको 2 थप्पड़ मारूंगा। मैंने बोला इसके 2 थप्पड़ मारने से मेरी लाइफ सही नहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद वो लोग मुझे ऑफ़र करने लगे। मैंने बोला मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए,
मेरे को मेरा पति चाहिए, ऐसा बोल के ये मीटिंग चली। बोला मुझे नहीं रहना है, तो मैं आ गई। उन्होंने वो सोच समझ के मीटिंग बिठाई थी मेरे घर से आधा घंटा 40 मिनट दूर, और वो साबरमती में उनकी पहचान है क्योंकि वो हिम्मतनगर गांव का रहने वाला है। अहमदाबाद अभी 2-2.5 साल से ही शिफ्ट हुए वो लोग। तो इसके लिए वहाँ पे उन्होंने 8 तारीख को मेरे खिलाफ झूठी ऐसी कंप्लेंट डाली। मुझे 8 तारीख को फ़ोन आया शाम को 6 बजे। तो मैंने बोला 6 बजे तो लड़की नहीं आती है, कोई पुलिस स्टेशन में आप बुला नहीं सकते हो। मैंने बोला मैं कल आती हूँ। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा, मुझे पता नहीं था, तो मैं लॉयर को लेके गई वहाँ पे। तो वो झूठा केस बनाया था कि मेरी शादी हुई, लड़की ब्लैकमेल। तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला मेरी तो शादी हुई है। फिर ये बोल के मेरे लॉयर ने, हम लोग आ गए। फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया, तो 14 को मुझे बुला रहे थे, तो मैं हम लोग 15 को उधर वापस गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसे ले लो, सेटल कर लो, ख़त्म कर दो। पुलिस स्टेशन में भी मुझे यही बोला गया, और ना मेरे से कोई राइटिंग में कुछ लिया। मैं लिख के लेके गई थी, जबकि क्योंकि 9 तारीख को गई थी। उन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन डाले थे तो मैं वो लिख के लेके गई थी कि मेरे पास सारे प्रूफ। ना उन्होंने मेरा कोई स्टेटमेंट लिया, ना रिटर्न में कोई पेपर दिया। हमने मांगा भी कि आप ये ले लो और दो। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे हरेस किया गया। मैंने महिला मंडल में भी एक कंप्लेंट डाला था, वहाँ पे अर्जी डाला था। तो महिला मंडल वालों ने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे समझ आ गया कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और मैं बॉर्डर देख में भी गई थी उधर, तो उन्होंने बोला जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ जाके केस करो। तो मुझे वहाँ से निकलना था क्योंकि मुझे पुलिस वहाँ के हरेस कर रही थी, बार बार बुला के। ना कुछ कर रही थी, बस पैसों का ऑफर वो लोग कर रहे थे और मुझे बोल रहे हैं कि मैं मांग रही थी। एक भी प्रूफ अगर उनके पास है कि मैंने पैसे मांगे, हाँ मैंने खर्चे के पैसे मांगे, मेरा हस्बैंड है वो। वहाँ की मेरा पुलिस आपके किस तरह से आपको हैरेस करती थी? बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे। अगर मैं जा रही थी कोई स्टेटमेंट नहीं ली जा रही थी। मैं 2 बार गई, मेरी कोई स्टेटमेंट, मैं लिख के भी स्टेटमेंट मेरे वकील के साथ लेके गई, वो भी नहीं लिया गया मुझसे। कोई ऑफिसर किसी का नाम आपको याद होगा जो फ़ोन करके बुलाते थे आपको? वो राव सर है, उनका नंबर भी है मेरे पास। वो हमेशा मुझे व्हाट्सअप कॉल ही करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। अगर आप पुलिस वाले हो तो आप मुझे नॉर्मल कॉल करो ना। क्योंकि वो फ़ोन पे भी मेरे बेटे का नाम लेके मुझे डरा रहे थे, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये वो। मैंने वो कंप्लेंट में भी डाला, पर उन्होंने मेरी वो कंप्लेंट वापस रिटर्न में नहीं ली गई। तो मैं समझ गई कि मुझे डरा रहे हैं। और मुझे उधर 6 तारीख को भी ये बोला था तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मैं हम पैसे वाले हैं। फैमिली के नाम पे उसके सिर्फ चाचा जी थे, बाकी एक उसका दोस्त था प्रदीप पटेल जिसने मीटिंग अरेंज की थी, एक वो था FC पटेल, और एक 2 जन को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कोई पॉलिटिशियन थे और एक लेडी आई थी। तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम पैसे लो, अपनी ज़िंदगी सेटल करो और चली जाओ। मैंने बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वहाँ पे ये 3 घंटा यही बात चली। सब मुझे मना रहे थे कि अपने फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं वहाँ से चुपचाप चली आई। तो ये मुझे फंसाने के लिए किया गया था, और वो लोग ही ऑफ़र कर रहे हैं, और वो लोग ही मुझे मीटिंग में बुलाए। मेरे पास सारे प्रूफ है, हमने तो मीटिंग नहीं रखी थी, कोई मीटिंग नहीं रखी। तो उसके बाद से मेरे को समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे ये लोग मुझे बोल रहे थे पुलिस स्टेशन में प्रूफ लेके आओ। तो मैंने बोला पुलिस स्टेशन में कोई प्रूफ नहीं दिया जाता, कोर्ट में साबित, मैं आपको जेरॉक्स दूंगी, ओरिजिनल प्रूफ नहीं दूंगी, मैं कोर्ट में पेश करूंगी ओरिजिनल प्रूफ। मेरे पास सारे प्रूफ है, आप लिख के ले लो। उन्होंने मेरा कोई नहीं लिया। फिर मैं 17 तारीख को इधर आ गई। मैंने उनको बोल के आई कि मैं मुंबई जा रही हूँ। मैंने वो राव मुझे बहुत फ़ोन कर कर के परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको झूठ बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं लोन निकालने जा रहा। अगर मैं उनको बोलती मैं इधर कंप्लेंट डालने आई हूँ तो मुझे और हरेस करते। तो मैं वहाँ से आई और 26 फरवरी से मैं यहाँ पे आई, फिर वकील ढूंढा, ये सब किया। 26 फरवरी से मैं इधर जा रही हूँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन। 3-4 बार उन्होंने मेरी अर्जी ली, उसको फ़ोन किया, वो नहीं आया। उसके बाद बहुत प्रेशर के बाद उन्होंने मेरी FIR ली। FIR में भी उन्होंने वो नहीं डाला जो मुझे, अगर वो मुझे वाइफ ही नहीं मानता तो उसने मेरा एक तरह का यूज़ ही किया है ना, तो उस पर लगना चाहिए ना एलिगेशन। वो बड़ा आदमी है, उसने मुझे पहले ही धमकी दी, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगी, मैं सब कुछ खरीद लूँगा, इससे अच्छा तुम जो मिल रहा है वो लेके चले जाओ। मुझे ऐसे डराया जा रहा था, मेरे बच्चों का नाम लेके भी डराया जा रहा था। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे पुलिस भेजी। अगर आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजे तो मेरे घर का एड्रेस तो था उपेश ठक्कर के पास, वहाँ नहीं भेजा जहाँ मैं पहले काम करती थी। अभी मैं 1 साल से वहाँ हुई नहीं, 1 साल हो गया मेरे को काम छोड़ के, जब से पिछले मार्च से जब से उपेश ने मेरा काम छोड़ा, मैं वहाँ कभी पैर ही नहीं रखी। वहाँ पे पुलिस भेज रहा है, इधर तो मेरे घर पे क्यों नहीं भेजो, सिर्फ डरा रहे हैं मुझे, और वहाँ बुला के मुझसे सेटलमेंट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 2। उसी से हैं? नहीं, पहले डिवोर्स हो चुका है मेरा। अभी आप क्या चाहते हो? आप मैं चाहती हूँ अगर या तो वो मुझे इज्जत से वाइफ बनाए जैसे शादी किया उसने मुझसे, नहीं तो उसको फिर वो 376 पुलिस वालों को लगाना चाहिए। उसने मेरा यूज़ किया शादी के नाम पे।
मुझे पैसे धोखा का दिया है। कितना दे रहा है आपको? मुझे 3 से 4 लाख रुपए महीने का देता था, जिसमें 62,000 रेंट जाता था और घर का खर्चा और थोड़ा बहुत कैश देता था हाथ में घर के खर्चे के। पीछा छुड़ाने के लिए कुछ अमाउंट ऐसा ऑफर कुछ किया है आपको? नहीं, मैंने मना बोल रहे थे मुझे कि तुम क्या चाहिए तुम्हें बोलो, ये वो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। शादी का फोटो है आपके पास? हाँ, शादी का फ़ोटो, वीडियो, पंडित सब कुछ है उनका वहाँ पे, फोटो है फोटोग्राफी। आपके पास? हाँ, है, उनकी फ़ोटो है, सब शादी है। 2.5 साल 3 साल हो गए अभी, शादी से पहले से मैं उसको 2 साल से जानती हूँ। और यहाँ पे जो आपने एफआईआर करवाया वर्सोवा में, इसमें मेंशन है कि आपके और उसकी शादी हुई है सर? हाँ, उसमें मेंशन उसमें है। mention हाँ, है। और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि हनी से मेरी बात होती थी और हनी भी मिली हुई। मैंने पुलिस वालों को बहुत बोला कि हनी के खिलाफ भी आप एक्शन लो, तो वो बोल रहे हैं उसकी क्या गलती है। मेरा मतलब 2 महीने के बाद बहुत ये करके एफआईआर लिया गया और उसके बाद भी बहुत कम सेक्शन लगाए गए। एफआईआर में आपने दिखा है कि आपके साथ यौन शोषण हुआ है, हाँ, लिखा है। तो फिर उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिया? शोषण एफआईआर क्यों नहीं लिया? पता नहीं क्यों नहीं लिया, हमने उनको बहुत बोला। आपको ऐसा लगता है कि पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? हाँ, बेटे का 498 अगर लागू हो गया है मामले का, ये साफ तौर पे माना जाएगा कि 25 तौर पे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो आपने आरोपी को क्या क्या नाम बताया 498 के अंदर? मतलब 498 अगर आप पे पुलिस ने आपका लिया हुआ है, हाँ, तो उसके अंदर आरोपी कितने लोग आपने बनाया है? आरोपी उपेश ठक्कर और हनी ठक्कर को मैंने बोला है। उनको पुलिस अरेस्ट किया है? नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 498 एफआईआर कॉपी कहाँ है? एफआईआर कॉपी है। ठीक है, थैंक यू।